हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब तक हमने ब्लड कोएगुलेशन में देख लिया था वेसोकंस्ट्रिक्शन का मैकेनिज़्म, प्लेटलेट का एडिशन देख लिया था, डैमेज एंडोथेलियम सरफेस पे, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन देख लिया था, प्लेटलेट का एक्टिवेशन देख लिया था और प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी देख लिया था बाय द हेल्प ऑफ अल्फा एंड डेंस ग्रेन्यूल्स, और हमने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कर लिया था। तो अब हम एक्चुअल मैकेनिज़्म पे आते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन में एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या होता है। समवेयर इन द बॉडी, इन द लीवर, क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर बेसिकली प्रोटीन, है ना, और इनकी सिंथेसिस लीवर में होती है। तो लेट अस सपोज इट लीवर। और अब क्या होगा कि ब्लड में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्लो कर रहे हैं और ये हमारा प्लेटलेट प्लग है, और जो रिएक्शन होने जा रही है कोएगुलेशन कैस्केड की, ये रिएक्शन परफॉर्म होती है इसी प्लेटलेट प्लग के सरफेस पे। और ये प्लेटलेट प्लग का सरफेस फॉस्फोलिपिड का लेयर प्रोवाइड करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं कि एक्चुअल में कैसे कैसे प्रोसेस होता है। देयर इज़ वन क्लॉटिंग फैक्टर 12, जिसको हेगमैन फैक्टर भी बोलते हैं। विच क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर 12। दिस क्लॉटिंग फैक्टर, ये जैसे ही प्लेटलेट प्लग पे आकर के बाइंड होता है और यू कैन से जैसे ही ये स्ट्राइक करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो नाउ फैक्टर 12 इज इन एक्साइटेड स्टेट एंड फर्दर फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को। नाउ फैक्टर 12 विल एक्टिवेट फैक्टर 11। तो दिस इज अ क्लॉटिंग फैक्टर 11, और क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12। सो दिस इज एक्टिवेटेड फैक्टर 11। नाउ व्हाट विल हैपन, जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 है ये फर्दर एक्टिवेट करेगा इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 9 को। सो नाउ क्लॉटिंग फैक्टर 9 विल कम एंड दिस विल बी एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 11। तो इसी के साथ में क्लॉटिंग फैक्टर 9 भी एक्टिवेट हो गया। Now what will happen? This activated clotting factor 9 will activate clotting factor 10. So somewhere in the blood there is clotting factor 10, and this clotting factor 10 is activated again by activated clotting factor 9. So this is activated clotting factor 10। और इसके एक्टिवेशन में क्या क्या रोल प्ले करता है? फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड रोल प्ले करता है, कैल्शियम रोल प्ले करता है, और फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 8 भी इसके एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये फॉस्फोलिपिड क्या है? ये फॉस्फोलिपिड जो ये प्लेटलेट प्लग के सरफेस पे प्रेजेंट है। एक्चुअली ये रिएक्शन जितनी भी है ये कोएगुलेशन प्लेटलेट प्लग के सरफेस पे हो रही है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, दिस एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ये कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, इट इज़ इन द इनएक्टिव स्टेट। और थ्रोम्बिन क्या है? इट इज़ अ हाइपर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, वो हाइपर एक्टिवेटेड स्टेट होगा। तो अब क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन समवेयर इन द ब्लड, दिस विल कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसा है? थ्रोम्बिन इज इन वेरी
हाइपर एक्टिवेटेड स्टेट, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। एंड बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर 5, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर 5 काम कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम काम कर रहा है और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स काम कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कैल्शियम का रोल देखा था, है ना। कैल्शियम का रोल क्या होता है? कैल्शियम का रोल होता है कि वो प्लेटलेट प्लग के सरफेस पे क्लॉटिंग फैक्टर को फिक्स करने का काम करते हैं। तो अगर आपको इसका मैकेनिज़्म जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है, इसी का मेन फंक्शन होता है, ये पूरे कोagulation कैस्केड का कह सकते हैं कि हीरो है। ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को, जो कि सॉल्युबल फिब्रिनोजेन है, इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स, मोनोमर्स। तो जैसे थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा, थ्रोम्बिन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये फिब्रिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन थ्रेड्स में। और इसी को हमने कहा था कि व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल फिब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड्स। और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है थ्रोम्बिन कर रहा है इस फंक्शन को। तो सपोज दैट मैं अगर फिब्रिन थ्रेड्स को बनाऊं तो प्लेटलेट प्लग्स पे कुछ इस तरीके से फिब्रिन थ्रेड्स बन जाएंगे, है ना। कुछ इस तरीके से फिब्रिन थ्रेड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, थ्रोम्बिन का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो ये होता है कि ये एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 13 को। क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 13 को। थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फैक्टर नंबर 13। और ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 13 है, ये क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द फिब्रिन थ्रेड्स। क्या करेगा ये? दिस विल डू क्रॉस लिंकिंग ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स। और इस क्रॉस लिंकिंग से होगा क्या? इस क्रॉस लिंकिंग से होगा कि जो हमारा प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था, ये क्रॉस लिंक हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्लग बना था ये और ही स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लग और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग, या फिर सेकेंडरी प्लेटलेट्स प्लग। तो जब फैक्टर 13 एक्टिवेट हो रहा है और फिब्रिन थ्रेड्स की क्रॉस लिंकिंग हो रही है प्लेटलेट प्लग पे, तब जा कर के हमारा सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग फॉर्म हो रहा है। और इसी के साथ साथ होता क्या है कि जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हुई है, वहाँ पे कुछ टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होते हैं। देयर आर सम टिश्यू फैक्टर्स, सम फॉस्फोलिपिड्स। कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि डैमेज सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं, है ना। सपोज दीज आर टिश्यू फैक्टर्स, इसको मैंने कह दिया TF। ये टिश्यू फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं। इवन डैमेज एंडोथेलियम ऑल्सो में प्रोड्यूस टिश्यू फैक्टर्स। ये टिश्यू फैक्टर्स क्या करते हैं? ये ब्लड में प्रेजेंट क्लॉटिंग फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देते हैं। व्हाट दे विल डू? दे विल एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 7। और जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर सकता है, एज वेल एज ये फैक्टर 10 को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे 2 मैकेनिज्म देखा ब्लड कोएगुलेशन का, है ना।
एक हमने देखा एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा हमने देखा इंट्रिंसिक पाथवे। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे का फेनोमेना क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। होता क्या है कि जब हम अपने बॉडी से, अगर हमने ब्लड सैंपल दिया, सपोज 5 ml हमने ब्लड दिया और उसको हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, तो होता क्या है, टेस्ट ट्यूब चाहे जितना क्लीन हो, चाहे जितना वो स्टरलाइज्ड हो, लेकिन जैसे उसमें हमने ब्लड स्टोर किया और हमने उसमें कोई एंटी कोएगुलेंट नहीं डाला तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो साइंटिस्ट बहुत परेशान थे कि आखिर ये ब्लड क्लॉट क्यों हो जा रहा है। तो जब उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हमारा जो कंटेनर है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, फिर भी ब्लड उसमें कोएगुलेट हो जा रहा है, क्लॉट हो जा रहा है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस रखी कि ब्लड में, विद इन द ब्लड कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिस वजह से ये ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। तो विद इन द ब्लड से उन्होंने टर्म रखा इंट्रिंसिक। उन्होंने बोला कि देयर इज सम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म इन द ब्लड जिस वजह से ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। तो इंट्रिंसिक पाथवे मतलब होता है कि ब्लड में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिस वजह से ब्लड में क्लॉट हो जाता है। सेकेंड थिंग, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे ये होता है कि सपोज दैट कि एनी अदर सोर्स, ब्लड के अलावा किसी और सोर्स से कोई एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है और वो क्लॉटिंग फैक्टर को स्टिमुलेट कर दे रहा है और फर्दर वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं इंट्रिंसिक पाथवे में, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 12 ऑलरेडी प्रेजेंट था ब्लड में, है ना, और फिर फर्दर 12 ने एक्टिवेट किया, 11 को 11 ने एक्टिवेट किया, 9 को 9 ने एक्टिवेट किया, 10 को। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंट्रिंसिक पाथवे। बट यहाँ पे जो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज हुए, यहाँ पे जो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज हुए, जहाँ पे प्लेटलेट प्लग हमारा फॉर्म हो चुका था, इस एरिया से जो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज हुए डैमेज सेल मेम्ब्रेन से, है ना, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स भी रिलीज हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड में प्रेजेंट फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया और ये फैक्टर 7 ने अल्टीमेटली फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था, दिस वन, ये लॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है ना, फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोएगुलेशन। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में ब्रेक करने के लिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, जो ये टिश्यू फैक्टर वाला जो पाथवे है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आई डोंट थिंक कि अब कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे में। तो इस वीडियो में हमने कोएगुलेशन कैस्केड को समझ लिया है। एक और वीडियो इसके बाद में आएगा जिसमें हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग बन गया है और आफ्टर द हीलिंग ऑफ द इंजरी साइट, इस सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग के साथ में क्या हो सकता है, इसके फ्यूचर फेट्स क्या हैं, है ना, और इसके साथ में कुछ ड्रग्स की बात करेंगे, कुछ उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बॉडी में। तो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन and share this video to your friends and also subscribe to our channel. Thank you for watching.